नमस्कार, एक मिनट पूरी रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं अवंतिका यादव। मैं हूं आपके साथ रात्रि सवाई। और चलिए रुक करेंगे खबरों का। अग्निपथ स्कीम को लेकर बिहार के कई जिलों में दूसरे दिन भी प्रदर्शन लगातार जारी है। जहानाबाद में जबरदस्त विरोध देखने को मिला है। आरा और बक्सर से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। सेना में भर्ती के लिए सरकार की 4 साल वाली नई योजना छात्रों को पसंद नहीं आई है। बिहार में दूसरे दिन भी इसको लेकर छात्रों में आक्रोश देखने को मिला। जहानाबाद में उग्र छात्रों ने पुलिस पर ईंट पत्थर चलाए। पुलिस ने लाठी भांजकर उन्हें स्टेशन से खदेड़ा। इस दौरान मौके पर मौजूद एसडीपीओ और मीडिया कर्मी बाल बाल बच गए। दूसरी ओर आरा और बक्सर में भी बवाल देखने को मिला। जहानाबाद में हंगामा कर रहे युवा प्लेटफॉर्म के सहारे कसरत करने लगे। इस दौरान नारा भी लगाने लगे। धीरे धीरे छात्रों की संख्या काफी बढ़ गई, जिसके बाद बवाल शुरू हो गया। हंगामा देखते हुए पुलिस बल स्टेशन पर तैनात रहा। इस दौरान स्टेशन पहुंचे यात्रियों को भी परेशानी हुई। सेना भर्ती में अग्निपथ स्कीम हटाने को लेकर आरा में गुरुवार को प्रदर्शन देखने को मिला है। विरोध प्रदर्शन करते हुए भारी संख्या में छात्रों की भीड़ रेलवे ट्रैक पर पहुंची। इस दौरान आक्रोशित युवाओं ने जमकर नारेबाजी और परिचालन ठप कर दिया। आरा में छात्रों ने जमकर उत्पात मचाया। स्टेशन पर कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई। लूट करने की बात कही जा रही है। इधर दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। इस दौरान दिल्ली पुलिस की शिकायत भी की गई। राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की जांच का विरोध कर रहे कांग्रेस नेताओं के साथ दिल्ली पुलिस द्वारा कथित मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। दिल्ली पुलिस के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया। मुलाकात के बाद कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि स्पीकर से उन्होंने विस्तार से बात की। उन्होंने स्पीकर को बताया कि किस तरह से कांग्रेस के नेताओं पर अत्याचार और हिंसा हुई है। उन्होंने दिल्ली पुलिस के उन अधिकारियों के बारे में बात की जिन्होंने कांग्रेस दफ्तर में घुसकर सांसदों और कार्यकर्ताओं से पूर्व नियोजित तरीके से हमला बोला। और स्पीकर साहब से मुलाकात भी की। हमारे ऊपर जिस तरीके से अत्याचार और हिंसा हुआ है और होने वाला है, विस्तृत रूप से इसके व्याख्यान हम लोग दिए हैं स्पीकर साहब को। स्पीकर साहब हमारे सारे बात बड़े ध्यान से सुना भी है। बात कोरोना की करेंगे। पिछले दिन की तुलना में करीब 4000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। देश में एक बार फिर से कोरोना मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 24 घंटे में कोरोना के 12,213 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 7,624 लोगों ने कोरोना को मात दी। देश में अब कोरोना के एक्टिव केस 58,215 हो चुके हैं। दैनिक वृद्धि दर 2.35% पहुंच चुकी है। पिछले एक दिन में 7,624 लोग कोरोना से ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। नए मामलों के बाद कोरोना के कुल मामलों की संख्या 4,32,57,730 तक पहुंच चुकी है। अब तक 4,26,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना से ठीक होने वाले कुल मौतों की संख्या 5,24,803 पहुंच चुकी है। भारत में वैक्सीनेशन भी तेजी से चल रहा है। एक दिन पहले के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 15 जून को देश में करीब 8,000 कोरोना केस दर्ज किए गए। पिछले कुछ दिनों में लगातार ये आंकड़ा 8,000 के करीब ही बना था, लेकिन अब कोरोना के मामलों में अचानक बड़ा उछाल देखने को मिला है। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों में अब चौथी लहर का खतरा बना हुआ है, इसलिए देश भर में वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। कोरोना काल में कोरोना की वैक्सीन आने से पहले ही वैज्ञानिकों ने साफ किया था कि इम्यूनिटी ही मजबूती वायरस जो है वो कमजोर करेगी। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि इसी के बाद से वायरस से निजात मिलेगी। लेकिन अब भी वैज्ञानिकों ने कोरोना का अचूक हथियार वैक्सीन नहीं बल्कि इम्यूनिटी को ही बताया है। रिपोर्ट देखें। कोरोना काल में दुनिया भर में वैक्सीन अभियान चलाए गए हैं, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि आज भी कोरोना का सबसे अचूक हथियार इम्यूनिटी ही है। इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिशोधक क्षमता। दुनिया कोरोना वायरस की महामारी का सामना कर रही है। वैक्सीन की कई डोज सामने आ चुकी हैं। दुनिया भर में वैक्सीनेशन को लेकर अभियान चल रहे हैं, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट भी सामने आ रहे हैं। कोरोना का खात्मा कब होगा अभी ये कहना भी आसान नहीं है। हालांकि ये माना जा रहा है कि कोरोना कमजोर भी हुआ है, तो वहीं मेडिकल साइंस इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं दे पा रही है कि कोरोना का अंत कब होगा, इस वायरस से दुनिया को निजात कब मिलेगी। लेकिन साइंटिस्ट की तरफ से एक बार फिर से कहा गया है कि कोरोना के खिलाफ अचूक हथियार इम्यूनिटी ही है।
लेकिन ये इम्यूनिटी तब अचूक हथियार होगी जब ये हाइब्रिड इम्यूनिटी होगी। नई रिपोर्ट्स के अनुसार कई बातें सामने आई हैं, जिसमें बताया गया है कि कोरोना से बचाव की दिशा में सबसे बड़ी सफलता कैसे मिल सकती है, किन लोगों पर कोरोना वायरस कम असरदार होगा और किन लोगों में कोरोना वायरस के प्रति रोग प्रतिशोधक क्षमता ज्यादा होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी को लेकर चंडीगढ़ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। इधर प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है। राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का रोष प्रदर्शन लगातार जारी है। चंडीगढ़ में गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और अपना रोष जताया। उधर पंजाब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी चंडीगढ़ में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता राजभवन कूच की ओर आगे बढ़े तो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोका, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर अपना रोष जताया। पुलिस ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। 90 कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग खुद भी बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आए। कांग्रेस पार्टी के हमारे लीडर राहुल गांधी जी के ऊपर पिछले 3 दिन से उनको ईडी के दफ्तर में बुलाया जा रहा है और 12 घंटे पूछताछ की जा रही है। इधर पलवल में भी अग्निपथ योजना का विरोध हुआ है। यहाँ प्रदर्शन के दौरान आगजनी भी देखने को मिली। केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ हरियाणा के पलवल में हुए बवाल की तस्वीरें 3 जिलों में देखने को मिली। भड़के युवाओं ने पुलिस की 5 गाड़ियों को जला दिया, डीसी आवास पर जमकर पथराव किया। करीब 4 घंटे तक नेशनल हाईवे जाम रहा। पलवल में 11:30 बजे के करीब शुरू हुए उपद्रव पर काबू पाने में 3 घंटे लगे। पलवल के अलावा फरीदाबाद मेवात में भारी पुलिस बल बुलाना पड़ा। करीब दर्जन भर पुलिसकर्मी घायल हुए। अग्निपथ योजना का विरोध करने के लिए सैकड़ों की संख्या में युवा पलवल में 10:30 बजे के करीब रेस्ट हाउस के पास जुटे। कुछ देर बाद कुछ युवा और पहुंचे, नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर युवाओं को रास्ते से हटाने की कोशिश की। युवाओं ने डीसी आवास पर पथराव किया। पुलिस हरकत में आई, हवाई फायर कर आंसू गैस के गोले छोड़े। भड़के युवाओं ने पुलिस की गाड़ियों को तोड़ दिया, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हरियाणा के पलवल में केंद्र सरकार द्वारा सेना की भर्ती को लेकर अग्निपथ योजना लागू किए जाने के विरोध में नौजवानों ने प्रदर्शन किया। अग्निपथ योजना के विरोध के बीच रोहतक में सेना भर्ती की तैयारी कर रहे एक युवक ने सुसाइड कर लिया है। परिवार का कहना है कि सेना भर्ती में जाने के लिए युवक दिन रात मेहनत कर रहा था। अग्निपथ योजना के बाद से ही युवक के सब्र का बांध टूट गया और इसलिए उसने ये कदम उठाया है। देखिए रिपोर्ट। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद सेना में जाने की इच्छा पाले हुए युवकों पर मानसिक दबाव का असर दिखने लगा है। जहां एक और युवक विरोध में सड़कों पर उतर रहे हैं, तो वहीं रोहतक स्थित एक पीजी में जिला जींद के सचिन ने ओवरएज होने के डर से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये रोते बिलखते परिजन उस युवक के हैं जो सेना में भर्ती के लिए लंबे समय से दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन केंद्र सरकार के फैसले के बाद युवक ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। युवक ने फिजिकल और मेडिकल टेस्ट पास कर लिया था। सचिन की उम्र निकलती जा रही थी और उसे लिखित परीक्षा का इंतजार था, लेकिन जब केंद्र सरकार का ये फैसला सामने आया तो युवक के सब्र का बांध टूट गया और उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। देव कॉलोनी में पीजी में रहता था, वहाँ पर जिसने फांसी लगाने से आत्महत्या कर ली। दो नौकरी को लेकर काफ़ी डिप्रेशन में था, जिसके बारे में पता चला उसके पिताजी ने बताया। जींद में ऑक्सीजन की कमी के चलते एक मासूम की मौत हो गई। इस मामले में अस्पताल पर गंभीर आरोप लगे हैं। बच्चे को रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में एम्बुलेंस में ऑक्सीजन ही खत्म हो गया, जिससे बच्चे की मौत हुई है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के जींद में ऑक्सीजन की कमी से 1 साल के मासूम की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर ऑक्सीजन की कमी से मौत का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि रोहतक पीजीआई जाते वक्त एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म हो गई। ऑक्सीजन समय पर न मिलने से बच्चे की मौत हो गई।
उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने एम्बुलेंस के साथ कोई अटेंडेंट नहीं भेजा। परिजनों का आरोप है कि अटेंडेंट नहीं होने की वजह से दिक्कत आई। इस मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। पुलिस का कहना है कि सिविल सर्जन ने मामले में जांच शुरू की है। जांच रिपोर्ट आने के बाद कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस को दी शिकायत में परिजनों ने कहा है कि 1 साल के बेटे महेश को कई दिन से बुखार था। इस दौरान दवाई भी दिलाई गई। बुधवार सुबह बच्चे के अचानक सांस लेने में तकलीफ आई। बच्चे को नागरिक अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में दाखिल कराया गया, जहां से पीजीआई रोहतक के लिए रेफर किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने बच्चे को मां की गोद में दिया और ऑक्सीजन लगा दिया। अकेले चालक ही एम्बुलेंस को लेकर पीजीआई के लिए रवाना हुआ। कोई इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन इसमें सवार नहीं हुआ। एम्बुलेंस नागरिक अस्पताल से करीब 2 किलोमीटर गई। अचानक ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया। चालक को सिलेंडर बदलने में वक्त लगा और बच्चे की मौत हो गई। और चलिए अब बात निकाय चुनाव की करेंगे। निकाय चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, जिसमें खास तौर पर आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की गारंटी दी है। निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हर जगह निकाय चुनाव का शोर है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी पहली बार निकाय चुनाव में किस्मत आजमा रही है। राज्य में अगले साल विधानसभा के आम चुनाव होने हैं। इसे लेकर पार्टी इन निकाय चुनावों को लिटमस टेस्ट मान रही है। अगर इस चुनाव में आपको सफलता मिलती है तो इसका लाभ पार्टी को विधानसभा चुनाव में मिलेगा। इसलिए पार्टी ने इन चुनाव में पूरा जोर लगा रखा है। पूरी रणनीति के साथ काम भी हो रहा है। और अब आम आदमी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है, जिसमें पार्टी ने शहर के विकास को लेकर वादे किए हैं। ज्यादा जोर भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने पर दिया है। वहीं सेना में भर्ती के लिए नई योजना अग्निपथ को लेकर भी आम आदमी पार्टी ने सरकार पर हमला बोला। कहा कि आम आदमी पार्टी युवाओं के साथ खड़ी है। एक एक ईंट उठाए तो करप्शन की एक लंबी कहानी निकलती है। मैं जींद की बात करूं, मैं सफीदों की बात करूं। सफीदों में तो इनके आरएसएस वाले ही धरने पे बैठे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ। जींद का विधायक कृष्ण बिंडा खुद भ्रष्टाचार की बात कर रहा है। इधर निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा में तैयारियां पुख्ता की गई है। मतदान को लेकर बहादुरगढ़ में पोलिंग पार्टी की फाइनल रिहर्सल की गई। अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथों की पहचान कर ली गई है। देखिए रिपोर्ट। निकाय चुनाव को लेकर झज्जर जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है। बहादुरगढ़ के राजकीय महिला महाविद्यालय में पोलिंग पार्टी ने फाइनल रिहर्सल की। पोलिंग पार्टियों को जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह, एसपी वसीम अकरम ने उचित दिशा निर्देश दिए। जिला उपायुक्त का कहना है कि नगर परिषद चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर सभी इंतजाम कर चुका है, ताकि मतदाता किसी डर के बिना मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। फाइनल रिहर्सल में पोलिंग पार्टियों के ईवीएम, ऑपरेटिंग सिस्टम, पोलिंग किट में उपलब्ध सामग्री के उपयोग में विस्तार से जानकारी दी गई। एसपी वसीम अकरम का कहना है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम निकाय चुनाव के लिए किए गए हैं। मतदान शांतिपूर्ण माहौल और बिना किसी डर के पूरा करवाया जाएगा। अति संवेदनशील बूथों की पहचान कर ली गई है। 1000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की ड्यूटी मतदान को सफल बनाने के लिए लगाई गई है। बता दें कि बहादुरगढ़ में 31 वार्डों और नगर परिषद के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मतदान 19 जून को होना है। बात हिमाचल की करेंगे। हिमाचल के मंडी में पराशर को नई राहें, नई मंजिल के तहत सरकार टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर विकसित कर सकती है। मुख्यमंत्री जयराम ने कहा कि सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। मंडी के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट पराशर को नई राहें, नई मंजिल योजना के तहत शामिल किया जाएगा। पराशर में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पराशर ऋषि मंदिर में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। सीएम जयराम ठाकुर 2 दिवसीय सराना होली मेले में समापन समारोह में पहुंचे थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि पराशर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और इन्हें बढ़ाने में क्षेत्र को विकसित करने की आवश्यकता है। मास्टर प्लान भी तैयार किया जा रहा है। सीएम जयराम ने कहा कि पराशर में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए देवता और वन विभाग की भूमि का इस्तेमाल किया जाएगा। कि जो इको टूरिज्म के तहत जहाँ हमारे इस इलाके को, इसको हम पराशर को हम नई राहें, नई मंजिलें, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की हमारी योजना है उसके अंतर्गत ला रहे। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सराना होली मेला देव आस्था, पर्यटन, मनोरंजन, खेल और व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण मेला है। उन्होंने कहा कि विभिन्न मेलों देव परंपराओं के प्रसार, संरक्षण, स्वरोजगार, कृषि, बागवानी और पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा देने के मकसद से इस क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में आखिरकार पिछले कई दिनों से लगातार पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलनी शुरू हो गई है। झमाझम हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दे दी है। रिपोर्ट देखिए।
जून का महीना शुरू होने और नवताप खत्म होने के बाद बरसात का इंतजार था। धूप और गर्मी से लोगों का हाल बेहाल था, लेकिन बुधवार को मौसम में बदलाव देखा गया। झमाझम बरसात हुई और बरसात ने लोगों को उमस और गर्मी से राहत दिलाई। दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में गुरुवार सुबह बारिश हुई। बारिश के कारण तापमान में कमी दर्ज की गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से काफी राहत मिली है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए अलर्ट जारी करते हुए गर्मी के तेवर में कमी आने के संकेत दिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बीती रात बरसात हुई। इसके चलते तापमान में गिरावट तो दर्ज की ही गई है, साथ ही मौसम भी खुशनुमा हो गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में मध्यम से हल्की बरसात होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम की इन गतिविधियों के चलते अगले 5 दिन में अधिकतम तापमान में 7 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश हुई है और मौसम काफी ज्यादा सुहाना हो गया है। बारिश के बाद हिमाचल प्रदेश में तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश के बाद तापमान में गिरावट आ गई है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, शिमला समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है। सूबे में प्री मॉनसून की बारिश देखने को मिली है। कांगड़ा के कई इलाकों में काफी पानी बरसा। बारिश की वजह से कई जगह नाले भी उफान पर आ गए। कांगड़ा और धर्मशाला में गर्मी से लोग टूरिस्ट काफी परेशान थे। गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। धर्मशाला का रिकॉर्ड सोमवार को टूटा था। 1995 में अधिकतम तापमान 38 डिग्री से ज्यादा दर्ज हुआ था और 6 जून 2022 को धर्मशाला का अधिकतम पारा 37.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था। ऐसे में धर्मशाला में सबसे ज्यादा बारिश होती थी, लेकिन गर्मी अब रिकॉर्ड तोड़ रही है। हालांकि बारिश के बाद धर्मशाला के लोगों ने राहत की सांस ली है। हिमाचल में अगले 3 दिन तक बारिश का अनुमान है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में 20 जून को मानसून की एंट्री हो सकती है। उससे पहले प्री मानसून की बौछारें पड़ी हैं। बारिश की वजह से हिमाचल में मौसम सुहाना हुआ है। इधर पाकिस्तान में सरकार बदली, लेकिन हालत जस के तस है। इमरान सरकार जिस आर्थिक तंगी से जूझ रही थी, उस पर काबू पाना शहबाज शरीफ के लिए कहीं न कहीं टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कैसे पाकिस्तान में अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। कोरोना काल की मंदी से जूझ रहे पाकिस्तान के सामने आर्थिक तंगी बड़ी समस्या बन गई है। ऐसे में शहबाज सरकार के सामने आर्थिक तंगी से निपटना मुश्किल हो गया है। हालांकि सरकार की तरफ से कठोर कदम उठाए गए। लोन की दरों को बढ़ाया गया, जिसका असर ये रहा कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ गई, बिजली की दरें बढ़ी है और अब एक और बड़ी समस्या का समाधान करते हुए पाक सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला जनता पर महंगाई के बम के तौर पर फूटा है। दरअसल पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की दाम 233 रुपए 89 पैसे हो गई है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में एक दिन में पेट्रोल के दामों में 24 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने बुधवार को इसकी घोषणा की और बताया कि विदेशी मुद्रा कोष पर असर पड़ रहा है। घटते विदेशी मुद्रा कोष को बचाए रखने के लिए सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। पाकिस्तान में बीते 20 दिनों के भीतर ये तीसरी बढ़ोतरी की गई है और इसमें जानकारी दी गई कि नई कीमतें आधी रात 15 जून से लागू होंगी। बात कर लेते हैं अंबाला की, जहां पर अपहरण के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने दरअसल इस केस में 6 युवकों को दबोचा है। पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। अंबाला शहर में अपहरण की खबर मिलने के बाद अंबाला पुलिस हरकत में आई और कुछ घंटों के भीतर ही वारदात को सुलझा लिया। सीसीटीवी में कैद हुए अपहरण की तस्वीरों से अपहरणकर्ताओं की पहचान की गई और अंबाला पुलिस ने अपहरण करने वाले 6 युवकों को हिरासत में लिया। पुलिस ने अपहरण में इस्तेमाल इंडिगो कार को भी बरामद किया है। अपहरण के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि पैसे के लिए युवक का अपहरण करने की कोशिश हुई। अपहरण के 24 घंटे के भीतर ही अंबाला पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को दबोच लिया। अंबाला पुलिस में डीएसपी के पद पर तैनात जोगिंदर कुमार के मुताबिक बीती रात पुलिस को खबर मिली थी कि जय कुमार उर्फ सोनू नाम के शख्स का अपहरण किया गया, जिसके बाद कुछ युवक उसके साथ मारपीट करते हुए कार में उसे उठाकर ले गए। अपहरण की खबर मिलते ही पुलिस अलर्ट पर आई। तुरंत टीमों का गठन हुआ और कुछ घंटों के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने वो गाड़ी बरामद कर ली है जिसमें अपहरणकर्ता युवक का अपहरण कर ले जा रहे थे। फिलहाल अंबाला पुलिस की गिरफ्त में आए 6 युवकों से पूछताछ जारी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और इस उपलक्ष्य में 15 जून से 21 जून तक योग शिविर भी लगाए जाएंगे।
अंतर्राष्ट्रीय योग शिविर से पहले लोगों को जागरूक करने के लिए योग शिविर चलाया जा रहा है। शिविर को लेकर गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने कहा कि 21 जून को देवीलाल स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। वहीं उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया कि सभी लोग योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। तो वहीं इस योग शिविर में कई सामाजिक संस्थाओं ने भी हिस्सा लिया। सराहनीय कदम है कि आज यहाँ ये जीएवी स्कूल में शिविर रखा गया है और जो इस पूरी शिविर की प्लानिंग की गई है वो इस प्रकार से की गई है कि इसका कल्मिनेशन है वो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे हो। बड़ी संख्या में लोगों ने आज यहाँ पे योग की साधना की है। मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार से अपने जीवन में। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर पूरे देश भर में तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में कितने लोग योग करके अपने जीवन में एक नई शुरुआत करते हैं। 1 मिनट पूरी रिपोर्ट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।